Yes. Good evening, students. Welcome back. So today we are going to study a very important chapter, and that was already going on in the videos, gravitation. So students, we will start this gravitation with few derivations, and the very first derivation which we are going to do on today is effect on G with height. G होता क्या है? स्मॉल g जो मैंने लिखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ता है हाइट के साथ साथ अगर हम हाइट को चेंज करते हैं. सो व्हाट इज द वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द हाइट. सो स्टूडेंट्स देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है पहले तो इसको समझते हैं. तो फ्री फॉल मोशन को हमें समझना होगा. इसके लिए व्हाट इज फ्री फॉल मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग कंप्लीटली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. अगर एक ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशन के अतिरिक्त कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, then that is known as the acceleration present in the body is known as acceleration due to gravity. इसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं. तो देखिए, g जो होता है वो हाइट के साथ साथ चेंज होता रहता है, और ये g कैसे बनता है इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो सपोज अगर हम रूफ टॉप पर खड़े हुए हैं और हमने एक 1 रुपये या 2 रुपीज कॉइन को या किसी और ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को नीचे फेंका. मेक श्योर कर लीजिए उस समय नीचे कोई और खड़ा हुआ ना. सो जब आप उस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो क्या होगा? आप कितनी वेलोसिटी उसको देंगे? 0. लेकिन जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो आप देखेंगे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है. देयर इज अ सडन इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. कितना इंक्रीमेंट होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? The value of g is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब इसे हम g क्यों कहते हैं इस एक्सेलरेशन को? क्योंकि ये एक्सेलरेशन बॉडी ने गेन किया है केवल और केवल ग्रेविटेशन के कारण. Because when the body was in free fall motion, जब वो फ्रीली फॉली मोशन कर रही थी तो उस पर कोई भी और फोर्स नहीं लग रहा था other than gravitation. So this acceleration is acquired by the body due to the acceleration due to gravity, means due to the gravitational force. इसीलिए हम इसको acceleration due to gravity कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका मीनिंग समझते हैं आप कि हर एक सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी. तो जितना ज्यादा टाइम तक आप फ्री फॉल मोशन करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी वेलोसिटी होगी, और उतना ही ज्यादा आप मोमेंटम अप्लाई करेंगे जब आप ग्राउंड पर आएंगे. मोमेंटम मैं समझता हूँ आप समझ पा रहे होंगे. ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर अगर आपने देखा होगा वीडियो. सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो ऑब्वियसली इफ यू विल एक्वायर द ग्रेटर वेलोसिटी you will acquire a greater momentum as well. Now students, so this is acceleration due to gravity. अरे सीधे सीधे समझते हैं एकदम कि अगर एक बॉडी फ्री फॉल मोशन कर रही है तो उस पर एक एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है वेलोसिटी, बिल्कुल बढ़ रही है. देखिए, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका और जब ये नीचे आया, नीचे जब ये ऊपर रुक गया था मैक्सिमम पॉइंट पर, इसकी हाइट जब मैक्सिमम पॉइंट पर थी तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो चुका था? इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी? 0. तभी तो, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को गिरा रही है 0. तो 0 से क्या है? 0 वेलोसिटी से मेरे पास है नहीं, इट हैव एक्वायर्ड वेलोसिटी. तो वो कौन सी वेलोसिटी, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है उस बॉडी में? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन g विद h. अगर आप हाइट बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होता है. और ये चेंज कितना होता है? क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाता है? आज हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. पहले सोचिए, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ने वाला है या सेम ही रहने वाला है? कोई चेंज होगा ही नहीं हाइट को बढ़ाने से. सोचते हैं. तो एक काम करते हैं, इसको बाय फिगर वी आर गोइंग टू डू दिस. सपोज ये जो मैंने स्फीयर बना रखा है, कंसीडर अर्थ टू बी अ स्फेरिकल सरफेस जिसका सेंटर यहाँ पर है कुछ, ठीक है, और अर्थ की जो रेडियस है सेंटर से लेकर जो ये जो अर्थ का जो सरफेस है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी रेडियस ऑफ अर्थ. सो सपोज दिस रेडियस ऑफ अर्थ इज डिनोटेड एज, इंडिकेटेड एज RE. यह काम करते हैं शॉर्ट में RE ले लेते हैं. और यहाँ पर सपोज एक मास जो है, एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर ही है जिसका मास है m, और अर्थ का मास है कैपिटल M, ठीक है.
तो इसको इस डेरिवेशन को एकदम अच्छे से एकदम अपन लोग लैंग्वेज में करने वाले हैं, तो मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज को, ठीक है, मुंबई की लैंग्वेज है अपन लोग। कंसीडर अर्थ टू बी a sphere, consider earth to be a sphere of mass capital M and radius कितना assume करना है, कैपिटल R, ठीक है। let us consider an object of mass M at the, कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस पर है, ये मास m जो है अर्थ के सरफेस पर लोकेटेड है। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होगा इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। तो वो कितना होगा, ये हमें बताया था, किसने बताया था कितना फोर्स बनेगा इन दोनों के बीच में, न्यूटन ने। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकालते हैं, कितना बनेगा फोर्स कितना बनेगा। तो फोर्स आपको पता ही है, F इज इक्वल टू, अगर दो मासेस हैं m1 और m2, यहाँ पर स्मॉल m और कैपिटल M सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, इनके सेंट्रल डिस्टेंस जो है, सेंटर अर्थ का ये रहा और ये रहा इस ऑब्जेक्ट का सेंटर, दोनों के बीच की सेंट्रल डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R। तो हमें न्यूटन ने मार्ग दिखाया था और बताया था कि F इज इक्वल टू G m1 m2। तो मासेस हैं कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द सेंट्रल डिस्टेंस, और यहाँ पर जो सेंट्रल डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस ही है, सो r स्क्वायर। ये आ जाएगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अब हमें सोचना चाहिए बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो स्टूडेंट्स अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप क्लास 9th रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन देख सकते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। वैसे मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रेजेंट इन द बॉडी, एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो फोर्स यहाँ पर अगर आप देखें इस मास स्मॉल m पर जो कि अर्थ के सरफेस पर है, कितना फोर्स लगेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास इस ऑब्जेक्ट का है स्मॉल m, एक्सेलरेशन कितना होगा इस बॉडी में, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पर है तो इसमें एक ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा जिसे हम पढ़ रहे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हियर वी विल राइट g, mg। अच्छा ठीक, अब इसको आप सोचिए जरा, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए चाहे आप न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएं तो आपको मिला F इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है, इस मास स्मॉल m और इस मास कैपिटल M के बीच में बनने वाला फोर्स है। और चाहे आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दें, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी क्या है, इस मास पर अर्थ के कारण लगने वाला फोर्स है। तो बोथ द फोर्सेस शुड बैलेंस आउट ईच अदर, दोनों फोर्सेस एक ही फोर्स है, ओके। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2, ऑन भी लिख देता हूँ आगे, इंग्लिश के टीचर से डांट खाने को पड़ सकती है। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा हमें बताइए, mg इज इक्वल टू आ जाएगा gmm अपॉन r स्क्वायर, m and m गेट्स कैंसिल आउट, दोनों मासेस कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। तो इसको, इस टॉपिक को, क्योंकि देखिए मैं अभी इफेक्ट ऑन g विद हाइट इस पर भी पहुंचूंगा, एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, इनको एक सीक्वेंस के साथ करने वाला हूँ सभी डेरिवेशंस को। तो जो अभी डेरिवेशन मैंने कर दिया, इसके आगे एक और डेरिवेशन आएगा जिसमें हम इफेक्ट ऑफ हाइट की भी बात करेंगे। फिलहाल आप इस हेडिंग को लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने किन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बनाया है, स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिलेशन बनाया है, ऑल्दो दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड। इसी फॉर्मूले को यूज करके अभी मैं इफेक्ट ऑफ h पर आऊंगा, ठीक है, लेकिन हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, एक वीडियो में हम एक ही को एक्सप्लेन कर पाएंगे एक टाइम में। तो आप इसको हेडिंग लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन, किन दो फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन बना है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G,
which is very frequently asked in exam, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको। समझ में आ गया होगा आपको? क्लियर है तो प्लीज नोट इट डाउन। यस, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो प्रीवियस टॉपिक्स जो हमने किया था दैट वाज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बनाया और वो कितना आ रहा था, G इज इक्वल टू GM/R²। ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का रिलेशन, G इज इक्वल टू GM/R², बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और मालूम होना चाहिए कि स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में, अच्छा रिलेशन तो छोड़िए, रिलेशन तो आता ही है एग्जाम में और कई बार पूछ लिया जाता है इन दोनों में डिफरेंस। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इस टॉपिक को फिर से पेंडिंग में रखते हैं और इसको देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में। मुझे याद है मैं क्लास 9th में था, एक बार ये डिफरेंस पूछा गया था, मुझे तो 1-2 आई आते थे तो मैंने एक या 2 ही लिखे थे, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था उसने लिखा स्मॉल जी छोटी एबीसीडी में आता, कैपिटल जी बड़ी एबीसीडी में आता। ठीक है, स्मॉल जी ऐसे बनाते हैं और कैपिटल जी ऐसे बनाते हैं। सो व्हाट ही रोट देयर वाज लिटरली स्टूपिड वन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा ये स्मॉल जी। देखिए सबसे पहले अगर आपको डिफरेंस लिखना हो इन दोनों में तो पहले ऐसे कॉलम बना लेंगे, कॉपी को डिवाइड कर लेंगे आप, ठीक है, 2 पार्ट्स में। तो स्मॉल जी होता क्या है सबसे पहले आप डिफाइन कीजिए। तो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या होता है स्मॉल जी। स्मॉल जी होता है द एक्सेलरेशन प्रेजेंट इन द बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रेजेंट इन द बॉडी या द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज इन फ्री फॉल मोशन, व्हेन इट इज मूविंग इन फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल। ठीक है, अगर एक बॉडी फ्री फॉल में चल रही है तो उसमें जो एक्सेलरेशन आ जाएगा उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G पर। तो ये G क्या होता है, ये आपको देखिए याद रखना होगा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो हमने पिछले डेरिवेशन में भी लगाया था, G(m1m2)/r²। इस पर एक वीडियो बनेगा, आपको शेयर कर दिया जाएगा, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो G की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, Fr²/m1m2, ये आ जाएगी। क्या होता है बहुत शॉर्ट में, अगर बहुत जल्दी अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हमारे पास सपोज 2 मासेस हैं m1 और m2, ठीक है, और इनके बीच की जो सेंट्रल डिस्टेंस है वो है r, ठीक है, 2 मासेस m1 और m2, इनकी सेंट्रल डिस्टेंस है r। तो न्यूटन ने ये कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, force is inversely proportional to the square of distance of the masses। मतलब कि दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनके बीच में बनने वाला ग्रेविटेशन फोर्स और मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा m1m2/r²। और जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और इक्वल का लगाते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर इंट्रोड्यूस होता है, और इस केस में जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा वो होगा G, और इस G को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब सवाल ये है कि इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो हर प्लेनेट पर सेम रहती है, इट इज शोइंग द सेम वैल्यू एट ऑल प्लैनेट्स ऑफ यूनिवर्स। ओके, सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू का रट्टा मार लीजिएगा, इतनी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद कर लीजिएगा इस वैल्यू को। अब आते हैं इस पर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन फ्री फॉल मोशन। अब आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर, इसका डीप वीडियो भी बनाया जाएगा, लेकिन अगर आप अभी समझना चाहें तो अगर आप r को 1 रख दें यहाँ पर, r इज इक्वल टू 1 मीटर, दोनों मासेस को अगर आप ले लें 1 kg, तो g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा F,
G will be equal to F in the case if both the masses are 1 kg, ये दोनों masses, अगर दो masses 1 kg के 1 मीटर से सेपरेट है तो उनके बीच में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा वो किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होगा. So we can say the force of gravitation between two masses, the force of gravitation between two masses of 1 kg, है ना. दोनों masses हमने क्या लिए है स्पेशल कंडीशन में? दोनों masses 1 kg कंसीडर किए. ठीक है. The force of gravitation between two masses of 1 kg, separated by a distance of 1 मीटर. ठीक है. तो अगर दो मासेस 1 kg के हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर का है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जितना बनेगा वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के इक्वल होगा, जैसा कि मैंने डिफाइन कर दिया है पहले डिफरेंस में. अब आते हैं दूसरे डिफरेंस पर. तो G की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स, ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस. G जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग होगी. और अभी तो आप एक और टॉपिक ये जो पढ़ने वाले थे जिसको मैंने अभी रोक रखा है, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब कि अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट होगी और जब आप अर्थ के सरफेस से कुछ अबव चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट होगी. तो यहाँ पर तो वेरिएशन रहने वाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में. तो इसका मतलब क्या हुआ? इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती रहती है. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. आपको मालूम है मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ का 1/6 होता है. जितना अर्थ में है उसका 1/6 वैल्यू होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप मून पर सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और किसी ने बैट्समैन ने शॉट खेला ऊपर की तरफ, तो बॉल बहुत धीरे धीरे नीचे आएगी 1/6. उसका एक्सेलरेशन जो होगा, जैसे यहाँ अर्थ में कितना 9.8, तो हर 1 सेकंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है ऑब्जेक्ट की, वहां पर बहुत कम बढ़ेगी, है ना. तो बहुत देर लगेगी बॉल को नीचे आने में और बहुत ज्यादा हाइट तक जाएगी. मुझे तो लगता है कि बीच में लंच कर देना चाहिए, है ना. प्लेयर लंच करके आ जाएंगे, वापस आके कैच कर लेंगे. बस याद रखें कहाँ की ओर प्रोजेक्टेड किया. नाउ सो ये तो ज्यादा हो गया है, ठीक है, इससे कम रहेगा. नाउ कुछ लोग सीरियस हो गए थे, सर्च करने लगे थे क्या इतना होता है. नाउ लेट्स गो फर्दर. अब देखते हैं सेकंड इसका. तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका मैंने आपको पहले बताया था, इसका वैल्यू फिक्स रहता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता प्लेस टू प्लेस. ठीक है, सेम रहता है इसका वैल्यू. सो द वैल्यू ऑफ कैपिटल G रिमेन सेम एट ऑल प्लेसेस. ठीक है, हर जगह सेम रहता है, रिमेन सेम एट ऑल प्लेस. अब देखो आपको डिफरेंस बनाने हो तो 3 या 4 आपको डिफरेंस बनाने पड़ते हैं. कैसे बनाए अगर दिमाग ना काम करे कैसे बनाए? तो थर्ड आप ये लिख सकते हो, यूनिट लिख दो, यूनिट से भी कंपेयर कर सकते हो, है ना. तो इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दीजिए. और जो हमारा ये जो कैपिटल G है इसकी यूनिट होती है, आपको याद करनी पड़ेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2. ठीक है. कहाँ से बनती है इतनी बड़ी बड़ी यूनिट? बना लो भाई, यहाँ से बना के देख लो. G इज इक्वल टू F1² फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर अपॉन m1m2, दोनों मासेस है, kg बनेगा. ठीक है. ऊपर जाएगा कितना बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2. दिस इज द यूनिट फॉर कैपिटल G. ठीक है. फिर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल एक काम कर सकते हैं. अभी हमने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, दोनों की वैल्यू नहीं लिखी है, तो आप लिख सकते हैं दोनों की वैल्यूज. अगर ये बोर्ड जो है नीचे का पोर्शन विजिबल नहीं है व्यूअर्स को, तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ. ठीक है, आ रहा है तो लिख सकते हैं, बता देते हैं. इट्स वैल्यू इज, कितनी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट सरफेस ऑफ अर्थ. ये जरूर लिखो क्योंकि ये तो चेंज हो जाता है प्लेस टू प्लेस. और इसकी वैल्यू कितनी होती है? याद करनी पड़ेगी, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2. So these are the differences between small g and capital G. होप आपको समझ में आया होगा. जो वैसे टॉपिक हमने स्टार्ट करना था वो अभी भी पेंडिंग है, तो उसको करते हैं इसी सेशन में, इसी वीडियो में. तो मैंने रहिएगा साथ में, इसको नोट कर लीजिए.
यस स्टूडेंट्स, सो फाइनली अब हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका वेट करते हुए इस लेक्चर को आप लोग देखें। तो इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हाइट के बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या वेरिएशंस आते हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सपोज अर्थ को आपको कंसीडर करना है एक स्फीयर ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस, r रेडियस, ठीक है। और अगर जो मास जो है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास अगर वो यहाँ पर होगा, अर्थ का मास तो आप कैपिटल M ले लीजिए, अगर वो सरफेस पर होगा, अर्थ के सरफेस पर, तो एक काम करते हैं, कंसीडर, लैंग्वेज लिख लेते हैं, कंसीडर अर्थ टू बी अ स्फीयर, कंसीडर अर्थ टू बी अ स्फीयर। और सावधान रहिएगा जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़े से सावधान रहें। सो इफेक्ट, कंसीडर अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। अब एक बात बताइए, स्मॉल g और कैपिटल G में ऑन अर्थ सरफेस क्या रिलेशन है? ऑन अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑन अर्थ सरफेस acceleration due to gravity on earth surface value will be acceleration due to gravity। कितना रहेगा अर्थ के सरफेस पर acceleration due to gravity? ये रिलेशन अभी हमने बनाया था G is equal to gm/r। और मैंने आपको बताया था कि इस डेरिवेशन में ये कंसेप्ट यूज होगा, तो इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं और उसको किए बिना, उस डेरिवेशन को किए बिना शायद ये भी आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हमने उसको डिराइव किया। तो ये आता है स्मॉल g का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G is equal to gm/r²। ये कब है? जब हम अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या कहा, इफेक्ट ऑफ हाइट। अब हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट को वेरिएशन देना होगा। सो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को वेरिएशन देते हैं और एज्यूम करते हैं कि सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास m था, ये अर्थ के सरफेस से h हाइट पर लोकेटेड है। अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर लोकेटेड है? h हाइट, ठीक है। जिसका मास m था, इसकी हाइट हमने अर्थ के सरफेस से ले ली h। अब देखते हैं एक्सेलरेशन, और इस पॉइंट को कोई नाम भी दे दो जिस पॉइंट पर अब ये पहुंच गया, पॉइंट A, और मान लेते हैं अर्थ के सरफेस। अच्छा, ये अर्थ के सरफेस पर है तो ग्राउंड पर था, इसे G ले लो। G से फिर कंफ्यूजन होगा, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी होता है, तो ये काम करो, इसको B ही ले लो, B ही रहने दो। H हाइट, जिस हाइट पर मैंने ऑब्जेक्ट को अब कंसीडर किया, अर्थ के सरफेस से मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को रेज करा रहा हूँ, अब H हाइट पर पहुंचा दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब कितना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, या एट पॉइंट B भी कह सकते हैं, एट हाइट h अबव अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से आप h हाइट ऊपर आ चुके, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी रहेगी? तो एक काम करते हैं, इसको मैं g' लिखता हूँ, क्योंकि ये जो है अब इसका वैल्यू कुछ और रहने वाला है। सो g' इज इक्वल टू हो जाएगा gm अपॉन, सोचिएगा यहाँ पर r आ रहा था, जब अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट था तो r आ रहा था, सेंट्रल डिस्टेंस r थी। अब ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? पहले r थी और अब कितनी होगी? r प्लस h, है ना, h भी तो ऐड हो जाएगा, r प्लस h इज द सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अब जो पहले आप r लेते चल रहे थे, अब आप लेंगे r प्लस h का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आप लेंगे। इसे आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए, इसे आप इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा? अगर आप इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स g' अपॉन g इज इक्वल टू gm अपॉन, यहाँ पर आ रहा था gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, और अपॉन में है ना, जब अपॉन में लेंगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो इनटू r स्क्वायर अपॉन gm। तो gm से gm तो हो जाएगा कैंसिल ऑफ, g' अपॉन g की वैल्यू आपको मिल जाएगी, g' अपॉन g विल बी इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर में r स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, ये बचेगा। r स्क्वायर से r स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल ऑफ, ठीक है। तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा? g' अपॉन g
इज इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा है देखिए ये 1 अपॉन में और स्क्वायर है, पावर पॉजिटिव है, जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे पावर को तो नेगेटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर माइनस एच। तो आपको अब एक फॉर्मूला याद करना होगा, इस फॉर्मूले का नाम है बाइनोमियल फॉर्मूला, ठीक है। और ये कहता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर रिड्यूसिंग द लोएस्ट टर्म, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये फॉर्मूला आपको रट्टा मारना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n चल रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो कितना बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स, यानी कि g डैश अपॉन g इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स। जब आप यानी कि पावर से मल्टीप्लाई होगी इसकी वैल्यू को ना h अपॉन r को, पावर कितनी है -2 है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन r। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे g डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, g अभी डिवाइड में शिफ्ट होके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो g डैश इज इक्वल टू आ जाएगा g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन r, ये वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो ये तो वैल्यू तो हमने निकाल ली फॉर्मूला, लेकिन अब हमें ये सोचना होगा कि क्या g बढ़ रहा है h के बढ़ने के साथ साथ या कम हो रहा है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। देखिए अगर आप h की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो 1 में से बहुत बड़ा नंबर माइनस होगा, जैसे जैसे h बढ़ेगा आप 1 में से माइनस करने वाला नंबर बढ़ा देंगे, यानी कि जैसे जैसे h बढ़ेगा g को आप उतने ही छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे जैसे h बढ़ेगा। सोचिए इसको, सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर आप h को बढ़ा रहे हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग h, तो 1 में से बड़ा नंबर माइनस होगा, 1 में से जितना बड़ा नंबर माइनस होगा उतना छोटा नंबर मिलेगा आपको, g उतने ही छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो g डैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर आप हाइट बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता चला जाएगा, देयर विल बी अ लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज सून एज यू विल इंक्रीज द हाइट। ओके, तो हाइट बढ़ाने के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, हाइट बढ़ाने के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस होता है। और वैसे ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जिसको हम यहाँ पर भी सोच सकते हैं। देखिए यहाँ सेकंड इक्वेशन g डैश इज इक्वल टू आ रहा है gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, यानी कि h के जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइट बढ़ेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, और ये फॉर्मूला अगर आप समझ गए हैं, बायनोमियल फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स अगर आप यूज करना सीख गए हैं, तो मैं आपको अब एक खुशखबरी दे देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है तो, कि ये क्लास 11th में भी एज इट इज मेथड से किया गया है। मैंने आपको उस मेथड से कराया जो आपको क्लास 11th में भी इजी रहेगा। जो कॉमर्स वाले थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे और जो साइंस वाले थोड़े से खुश हो सकते हैं, कॉमर्स वालों को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए।